नमस्कार दोस्तों, स्किल टेक परिवार में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का यह सेशन नए बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। पुराने बच्चे तो अवश्य ही चीज़ों को समझ रहे होंगे जो हम पहले वीडियो में बताए हैं, फिर भी आज हम कुछ बच्चों को इसमें कुछ सटीक तैयारी कैसे जनरल स्टडी की जाती है समान अध्ययन की, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ब्रॉड होता है। तो हम सभी को यह भी ध्यान रखना होता है कि कैसे हम कम टाइम में इतने बड़े सिलेबस को कवर कर सकें। तो इसी पर आप 2 मिनट हमें सुनिएगा, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ख़ास तौर से नए बच्चों के लिए है और पुराने बच्चों को हम पहले से ही चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि यार जानना बहुत ज़रूरी है। जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला बहुत बड़ी श्रृंखला होती है करवाना, तो इसीलिए हमको यह सेशन लेना पड़ रहा है। इसमें जो है समान अध्ययन का जो सेक्शंस है, भूगोल है, पर्यावरण है, अर्थशास्त्र है, इतिहास है, संविधान है, जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, कंप्यूटर है, स्टैटिक है, करंट अफेयर है। बस इतने ही टॉपिक से समान अध्ययन के प्रश्न बनते हैं, चाहे वो यूपीएससी पूछता हो या स्टेट पीसीएस पूछता हो। सभी जगह इन्हीं रिलेटेड से संबंधित प्रश्नों को आता है। जैसे संविधान हुआ, फिर इसी को इंटरनेशनल रिलेशन यूपीएससी में बना दिया जाता है। पर्यावरण हुआ, फिर इसी को करंट से जोड़ के अच्छे प्रश्न यूपीएससी में बनाए जाते हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं समान अध्ययन में आता है, इसलिए आप सभी लोगों को इतने ही चीज़ों को फोकस करना है। और हाँ, एक और ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ तो हम आपको मिक्स्ड क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो आप लोग मिक्स्ड क्वेश्चन तो करते चलिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जहाँ भी समस्या हो किसी क्वेश्चन में, तो हर सब्जेक्ट से, जैसे ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन हो तो उसको आप डिटेल से किसी बुक से या किसी टीचर से या किसी यूट्यूब चैनल पर सर्च करके उसको आप अपने क्लियर कर लेंगे जहाँ भी समस्या होगा। इससे आपका इधर कॉन्सेप्ट भी बनता रहेगा, इधर हम आपको मिक्स्ड करवाते रहेंगे, ठीक है ना। और मिक्स्ड करने का एक फ़ायदा रहता है कि इससे आपको ओवरऑल सभी सब्जेक्ट का डेप्थ पता रहता है, कितना टफ प्रश्न आता है, किस टाइप का आता है। क्योंकि भौतिक विज्ञान तो नीट वाले भी पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान नीट वाले पढ़ते हैं, आईआईटी वाले पढ़ते हैं। तो आप सभी लोग उतना नहीं पढ़ना है, उससे कम ही पढ़ना है, बहुत कम पढ़ना, उसका 10% ही पढ़ना रहता है। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। और हाँ, इसमें 2 चीज़ आपको करना है। नेक्स्ट तो हम यहाँ पर करवा रहे हैं, प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, रिविजन भी करवा रहे हैं। आपको इसके साथ साथ अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलना है, कहीं से भी खुद के नोट्स बनाए हों, किसी बुक से, किसी टीचर से, और जहाँ पर आपको समस्या आ रही है यहाँ पे उसी को देखना है। जैसे ज्योग्राफी का कोई एक प्रश्न आपने आज देख लिया, फिर हिस्ट्री का, फिर जीव विज्ञान का, फिर स्टैटिक या करंट का जो भी फंस रहा हो, कंप्यूटर का किसी भी टॉपिक से, ऐसे करके अगर आप आधा घंटा भी या 1 घंटे इस पे दे लेंगे तो आपको धीरे धीरे करके बहुत से कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन तैयार हो जाएंगे। इसी तरीके से आपको सटीक जानकारी दिया है मैंने। इसी तरीके से जीएस की भी तैयारी होती है, और साथ ही साथ सटीक तैयारी जनरल स्टडी की आप इसी प्रकार कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत ब्रॉड है। तो आइए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, बीच बीच में मैं बताता रहता हूँ कैसे तैयारी करना है, खास तौर पर नए बच्चे अवश्य ध्यान रखेंगे। यहाँ पहला प्रश्न लिया है मैंने, इसको हमने प्रीवियस वीडियो में गलत टिक करवा दिया था, इसलिए हमने इसको रख लिया है इसमें। आप लोग निश्चित रहिए, आपको गलत चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। कोई भी गलती होगा तो उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधार कर लिया जाता है। तो यह सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली डीपीडीएस, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, बफर स्टॉक का रखरखाव, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा दोस्तों, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्योंकि जो कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय था, उसमें तीनों शामिल थे, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बफर स्टॉक का रखरखाव, उसमें तीनों शामिल था।
इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारी बातों को ध्यान रखिएगा, ये हम नए बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी सूचना दिए हैं, क्योंकि बार बार बच्चे कमेंट करते हैं कि सर कैसे पढ़ा जाता है समान अध्ययन, कैसे अच्छे से पढ़ें। यही तरीका है, आप एक दिन में नहीं कर पाएंगे, आपको डेली डेली इस पर वर्क करना पड़ेगा। एक दिन आपको बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पर पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? गांव के सरपंच, राजस्व अधिकारी, गांव के लेखाकार, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। मुकद्दम या चौधरी का पद गांव के सरपंच को ही कहते हैं। जैसे कोई गांव में बहुत ज़्यादा बोलता है तो वहाँ से आप लिंक करके इसको टिक कर सकते हैं, तो उसको चौधरी बुलाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका क्या नाम था? स्वराज आंदोलन, राज्य जन आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसे ही आपने इसको देखा प्रजामंडल आंदोलन, तुरंत आपके दिमाग में होना चाहिए कि कश्मीर, निजामाबाद, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर, त्रावणकोर केरल में है, निजाम हैदराबाद तेलंगाना में है वर्तमान में, कश्मीर तो आपको पता ही है। जैसे भारतीय शासित राज्य एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, तुरंत आपके दिमाग में होना चाहिए कि प्रजामंडल आंदोलन के द्वारा ही हो रहा था चीज़ें। स्वराज आंदोलन में ऐसे कोई भी जिक्र नहीं होता है जब आप डिटेल से किसी टीचर या खुद बुक से पढ़ते हैं। राज्य जन आंदोलन में भी ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो ऐसे चीज़ों को लिंक करके ही आपको सॉल्व करना रहता है। और हाँ, आप अपने आप को सेंसिटिव रखिए। सेंसिटिव रखने का मतलब आप संवेदनशील रहिए क्वेश्चन के प्रति, आंसर के प्रति, अपने जो इमोशंस दिमाग में आ रहे हैं उसके प्रति, तभी आप क्वेश्चन को सही ढंग से टिक कर पाएंगे। क्योंकि कभी कभी जो हमारा मन करता है वही ऑप्शंस टिक सही होता है, इसमें दिमाग कहेगा नहीं यही सही है तो वही सही हो जाता है। इससे आप 2-3 प्रश्न हमेशा पेपर में आगे ही रहेंगे, क्योंकि हर चीज़ें पढ़ के ही नहीं सॉल्व की जा सकती, कुछ चीज़ें अपने अनुभव से भी सॉल्व की जाती हैं। तो अनुभव आपको जब संवेदनशील रहेंगे प्रश्नों के प्रति, तभी आप उसमें आइडिया लगा पाएंगे। जैसे आप कभी भी कश्मीर, निजाम या हैदराबाद, त्रावणकोर आएगा तो आपके दिमाग में और से चलेगा प्रजामंडल आंदोलन, और इसको आप एक बार दिमाग में अपने ऐसे कभी भी सोच लीजिएगा प्रजामंडल आंदोलन कहाँ कहाँ हुआ था, उसके बाद कभी आप भूलेंगे नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, जगजीवन राम जी, महात्मा गांधी जी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा, तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसमें महात्मा गांधी जी ने किया था, ऐसा बताया जाता है। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। आपको सन भी याद रखना है, किस सन में हुआ था। इसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आपको नहीं टिक करना है, क्योंकि हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने ही किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, जिन बच्चों को अच्छे से नहीं पता होगा कि महात्मा गांधी ने किया है, वो लोग इस पर भी दिमाग जाएगा और इस ऑप्शन पर भी दिमाग जाएगा। पहले ऑप्शन पर दिमाग जाएगा और तीसरे ऑप्शन पर भी जाएगा कि महात्मा गांधी ने हो सकते हैं किए हों, हो सकते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी किए हों। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। और जिन लोगों ने तो एकदम नहीं पढ़ा होगा, उनको तीनों पे दिमाग जाएगा कि कौन सा इसमें सही है। कोई लोग इसको टिक कर देंगे अंधी मारते हुए, तो ऐसा नहीं करना है आपको। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जितना ज़रूरी आपको कॉन्सेप्ट है, उतना आपको मिक्स्ड क्वेश्चन लगाना भी ज़रूरी है। जैसे इधर आपने सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ मिक्स्ड लगा रहे हैं, ये दोनों पैरेलल चलेंगे, समानांतर। इस पर आप विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे आपने मिक्स्ड किया 6 मंथ आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तब देखिए उसके बाद आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, तब देखिए पेपर कैसे सॉल्व करने में मज़ा आता है। ये दोनों आपको साथ ही साथ चलाना है।
इसको आप पैरेलल ही लेके चलेंगे। कॉन्सेप्ट, जैसे यहाँ से आप कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट, मिक्स चालू कर रहे हैं तो मिक्स, कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने तुरंत मिक्स, या मिक्स पढ़ा तुरंत कॉन्सेप्ट। आपको इसको एज इट इज अनुक्रमानुपात या समझिए, कभी भी अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए, कभी भी मिक्स पढ़िए फिर कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़िए फिर मिक्स पढ़िए। ऐसे ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा, और रूढ़िवादी तरीके से पढ़ेंगे तो फिर ठीक काम नहीं है, क्योंकि फ्लेक्सिबल रहने पर आपको बहुत फ़ायदे होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। अब देखिए, मौर्य कला दिया गया है, गुप्त कला दिया गया है, राष्ट्रकूट कला दिया गया, उपरोक्त में से देखो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें मौर्य मौर्य काल हो सकता है क्या, गुप्त काल हो सकता है, राष्ट्रकूट काल हो सकता है। तो आपको झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर, इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस काल की हैं। तो गुप्त काल में मूर्ति कला का विकास सर्वाधिक हुआ था। आप इससे भी अनुमान लगा के इसको टिक कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दीनार का वार्षिक नजराना अर्पित करेगा। बहादुर शाह, शेर खान, बैरम खान, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यही आपका एक कॉन्सेप्ट बन गया कि 10 लाख दीनार वार्षिक नजराना अर्पित बंगाल पर अधिकार करने के लिए, बिहार को समर्पित करने के लिए किसने सुझाव दिया था या किसने ऑफर किया था हुमायूं को। तो शेर खान ने किया था। अगर आप पहले से पढ़े हैं कॉन्सेप्ट तो आप आसानी से टिक कर लेंगे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो यहाँ भी आप टिक करके आप इसको समझ लीजिए। जब कॉन्सेप्ट आप इसको पढ़ेंगे इस प्रश्न पर शेर खान के बारे में, तो आप वहाँ बहुत 100% आप दिमाग में सेट कर लेंगे। लेकिन डायरेक्ट आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अब तो ज़रूरी नहीं है कि वो 100% सेट हो जाए। जब आप दोनों काम करते हैं, कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ मिक्स्ड, या आप मिक्स्ड क्वेश्चन लगाते हैं और साथ ही साथ आप कॉन्सेप्ट को भी अपना क्लियर करते चलते हैं। कोई भी टॉपिक कॉन्सेप्ट मतलब जहाँ से आपको समस्या हो रही है, ऐसा नहीं है कि इनिशियल से ही स्टार्ट करना, नहीं, जहाँ आपको समस्या है उसी को वहाँ समाधान कर लीजिए। इसी तरीके से चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आज हम इसी पर इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि यह बहुत लोगों की समस्या है। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की। और हाँ, जो मैं टॉपिक बताया हूँ इधर अभी आपको कि आप इस पर कितना टाइम दे सकते हैं, इसमें जो जितना अधिक टाइम देगा उसका परफेक्शन लेवल या उसको जीएस की तैयारी लेवल अधिक होगा। मिनिमम हमने आपको 1 घंटे बताया है, 1 घंटे आप करके देखिए। जैसे आपने एक क्वेश्चन इसका निकाला, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आपने 10 क्वेश्चन निकाल के 10 कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया, महीने में आपको लगभग 300 कॉन्सेप्ट तैयार होंगे। अगर 1 घंटे भी आप इसे पढ़ रहे हैं, 10 कॉन्सेप्ट पढ़ने में आपको 1 घंटे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है ना। और लगभग आपको 300 प्रश्न भी तैयार हो गए, समझिए। तो मिनिमम आपको 1 घंटे तो देना ही देना है। एक जैसे हमारा 40-45 मिनट का वीडियो रहता है, 1 घंटे आप इस पर और अपने से काम कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी। यहाँ दिया गया है जून 1948, अगस्त 1947, जनवरी 1948, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो जून 1948 में दिया गया है, अगस्त 1947, जनवरी 1948। तो इस प्रश्न का राइट जो होगा जून 1948 में। जून 1948 में प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को वापस लेने की घोषणा की। सॉरी, 20 फरवरी को तो उन्होंने घोषणा की थी, तो कब तक वापस लेने को बोला था, तो कब तक में आपको जून 1948 ये मैक्सिमम पीरियड दिया, लेकिन उन्होंने 1947 में ही वापस ले लिया। इतनी जल्दबाजी थी इन लोगों को, 1 साल पहले लगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1918 में मोंटफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष शत्रु जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का, भारत सेवक समाज का, स्वराज पार्टी का, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसे आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें याद हो जाना चाहिए, प्रश्न में क्या बोला गया है, तब मजा है इसका। और ऑप्शंस भी आपको याद होना चाहिए, तो आपका एक कॉन्सेप्ट यहीं से तैयार हो गया। तो 1918 मोंटफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया था। जब भी मोंटफोर्ट सुधार आएगा 1918 आपके दिमाग में आएगा, उसमें सप्रू का नाम आएगा, जयकर जी का नाम आएगा, चिंतामणि का नाम आएगा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के अनुसार सही क्रम का चुनाव कीजिए। किशनगंज, मधेपुरा, सिवान, सिवान, किशनगंज, मधेपुरा, मधेपुरा, किशनगंज, सिवान, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब है, आरोही क्रम में पूछ रहा है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। जब भी ये चीज़ आए तो बढ़ते क्रम आपको ध्यान रखेंगे। अवरोही जब लिख के आता है तो आपको घटता क्रम ढूंढना रहता है, इस पर भी विशेष ध्यान रखेंगे, नहीं तो बढ़ते क्रम को घटते क्रम में टिक कर देंगे और घटते क्रम को बढ़ते क्रम में टिक कर देंगे। ऐसा बहुत बार पेपर में हो जाता है। तो बढ़ते क्रम में क्या है, तो मधेपुरा, किशनगंज, सिवान। मधेपुरा में क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक था 2001 से 2011 के दौरान। उसके बाद किशनगंज, उसके बाद सिवान। ये पूर्व में पड़ते हैं सभी जिले, दोनों जिले, और ये पड़ता है पश्चिम में, या उत्तर पश्चिम कह सकते हैं आप। सिवान गंगा नदी उस पार, नेपाल साइड की ओर, सॉरी नेपाल साइड की नहीं, नेपाल और गंगा नदी के बीच का भाग आप कह सकते हैं, या गंगा नदी के पास का भाग बोल सकते हैं। ऑप्शन 2 यहाँ करेक्ट दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस के लेखक कौन थे। यह पेपर में बहुत बार आ चुका है, आप लोग नाम याद रखेंगे। ऐसा इसलिए पूछता है, इसका कारण ही बता देते हैं आपको अभी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी नारायण, कर्पूरी ठाकुर, उपरोक्त में से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस प्रश्न का राइट जवाब है। इस प्रश्न को बार बार इसलिए पूछा जाता है क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बिहार के थे और साथ ही साथ काफ़ी फेमस शख्सियत भी हैं, और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी इसलिए बार बार वहाँ पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की। ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थिति को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके, इतिहास की पुनर्व्याख्या करके, और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके, भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं।
दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब है उपरोक्त में से एक से अधिक। अब इसको ध्यान से आप एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है आपको। दोबारा पढ़ते वक्त देखिए कैसे क्लियर हो रहा है चीज़ें। भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों को उनकी उपलब्धियों को गर्व कराने का आग्रह करके लिखा गया है यहाँ पर। दूसरा ऑप्शन यहाँ दिया गया है, इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करके खंडन शब्द दे दिया। ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थिति को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके या भी सकारात्मक शब्द दिया गया, यहाँ खंडन दिया गया है। इस कोई प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में जो यहाँ खंडन शब्द लिखा गया है, इसी वजह से यह सकारात्मक हो गया। अभी खंडन ना लिखता यह ऑप्शन ही गलत हो जाता। भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों को उनकी उपलब्धियों को गर्व करने के आग्रह करके, यहाँ गर्व करने की वजह से ये सकारात्मक बन रहा है। लोगों से आग्रह करके सकारात्मक बन रहा है, क्योंकि 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत के राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की है। तीनों इसमें सही हैं। ये प्रश्न ऐसे ही कोई पढ़ाता नहीं इसको, मतलब डायरेक्ट कोई बताएगा, इसको आपको कॉमन सेंस से लगाना होता है। कॉमन सेंस, जिसको अभी हमने ऊपर बताया था आपको कि आपको बहुत ही संवेदनशील रहना होता है प्रश्नों को करते समय। अपने मन मस्तिष्क के हिसाब से कभी कभी डिसीजन लेना पड़ता है कि हमारा दिमाग क्या कह रहा है। इसी को कॉमन सेंस बोला जाता है। तो जो आपने पढ़ा उस आधार पे चीज़ें कितनी सेट हो पा रही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग से सम्मानित किया गया। अगस्त 2022 में पूछा गया है। एक PYQ सेशन हम करवा रहे हैं, उसका हम करंट अफेयर का भी प्रश्न इसमें शामिल किए हैं। इसको आपको याद नहीं करना है, बस आपको प्रकृति को समझना है कि कैसे इसकी प्रकृति होती है। जैसे जीआई टैग, अब इसकी प्रकृति इस प्रश्न की है कि जीआई टैग से संबंधित चीज़ें हमें पता होनी चाहिए जो लेटेस्ट हैं। जैसे 2022 में किसको मिला था अभी इसमें बता देते हैं हम आपको। मिथिला मखाना दिया गया है, बिहार का एप्लिक खतवा वर्क दिया गया है, बिहार के सिक्की घास उत्पाद दिया गया है, में से कोई नहीं, तो मिथिला मखाना दिया गया है, उस समय दिया गया था। इस प्रश्न को हम नहीं लाते तब भी आप लोग कहते बहुत ठीक किया आपने, लेकिन इसको कराने का इतना मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि जीआई टैग से संबंधित हमें जानकारी होना चाहिए, इसीलिए हम इसको शामिल किए हैं। तो आप इसको बस देख के स्किप कर दीजिए। बस आप इतना याद रखिए भौगोलिक संकेतक हमें पता होना चाहिए जो भी लेटेस्ट मिल रहे हैं किसी राज्य के या किसी प्रांत के, जो फेमस चीज़ें हैं। 4-5 नाम आप याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा उसमें। और सब याद भी नहीं करना है कि पता लगे एक तरफ सब जीआई टैग याद करवा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंची नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फिर भी आप लोगों को एक गांगुली शब्द से आप इसको पकड़ सकते हैं कि सौरभ गांगुली जी पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। तो यहाँ पटना दिया गया है, मुंगेर दिया गया है, भागलपुर दिया गया है। उपरोक्त में से एक से उपरोक्त में से कोई नहीं। इसको टिक करते समय अगर आपको भागलपुर की लोकेशन पता है तो आप इसको बहुत आसानी से टिक कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल से सटा हुआ जिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट कि वो किस प्रांत के हैं। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है। पादरी की हवेली, ल्यूक चर्च, स्टीफेंस चर्च, उपरोक्त में से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पादरी की हवेली, पादरी की हवेली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की विषय क्या था। अब 2022 का पूछा है तो आप इस प्रश्न की मदद से, इसको भी आपको याद नहीं करना है, हम गलत का निशान आपको बता दे रहे हैं, आपको याद नहीं करना है। फिर आपको प्रकृति को समझना है प्रश्न के, ठीक है ना। प्रकृति समझिए, जैसे स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी, वीमेन इन स्पेस, सैटेलाइट, इम्प्रूव लाइफ, उपरोक्त में से उपरोक्त में से कोई नहीं।
इसमें जो सही ऑप्शन होगा वह होगा स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। उस समय यही इसका विषय था, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह का। आप इसको गूगल पर सर्च करके वर्तमान वाला भी जान सकते हैं, अगर कोई बना होगा तो किसी विषय पर बना होगा, क्योंकि कभी कभी कोई कोई विषय हमेशा बनता भी नहीं है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला पानी में तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? केरल, श्रीनगर, अंडमान द्वीप समूह, उपरोक्त में से एक से देखो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह भी आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में पूछा गया है, इनमें से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? यह श्रीनगर, डल झील में यह आयोजित किया गया था वित्तीय साक्षरता शिविर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी आपको याद नहीं करना, बस प्रकृति को समझना है। अच्छा, पहला है तो आप याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पहला दिया गया है, तो हो सके कभी आ भी सकता है पेपर में कि पहला कौन सा था, तो आप याद कर लेंगे तो कोई बुराई नहीं इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? श्री कृष्ण सिंह, स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, उपरोक्त में से एक से उपरोक्त में से कौन? इस प्रश्न का राइट जवाब है स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद जी ने अगुवाई की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चीज़ें देखिए रिपीट हो रही हैं, इससे पहले भी हम इस प्रश्न को करवा चुके हैं, पहले दूसरे या तीसरे वीडियो में, शुरुआत के ही वीडियो में हमने इसको करवाया। ऐसी चीज़ें घूम फिर के आती रहती हैं और सब अलग अलग सेट है, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से उठा कर करवाएं। ये अलग सेट है और जो पहले करवाए थे वो अलग सेट है। वो टीचिंग वाला है, इस बार जो करवाना वो बीपीएससी मेन एग्जाम्स का है, जो पीसीएस लेवल का एग्जाम होता है उसमें से क्वेश्चन निकाल कर करवा रहे हैं आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? सर मॉरिस गार्नियर हैलेट, सर जेम्स डेविड शिफ्टन, सर हुगडो, उपरोक्त में से उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, पहले गवर्नर पूछ लिया इसमें, सर जेम्स डेविड शिफ्टन। नाम आपको याद है तो आप कर पाएंगे, नहीं तो फिर या तो अंधी आपका सही हो जाए और भी कोई चांस नहीं इसको सही करने का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? म्यांमार की लोकेशन अगर आपको पता है तो आप बहुत आसानी से इस प्रश्न को कर पाएंगे। देखिए, पहले हम आपको यहाँ दे देते हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा दिया है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम दिया गया, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम दिया गया। देखिए, पहले हम पूर्वोत्तर वाला आपका लोकेशन बना देते हैं कुछ इस तरीके से। लोकेशन है अरुणाचल प्रदेश हुआ, यहाँ म्यांमार है, पहले भारत का ही हिस्सा था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे 1947 के पहले ही स्वतंत्र कर दिया था। तो आज़ादी के बाद यह भारत का हिस्सा इसलिए नहीं बन पाया। तो मणिपुर सीमा साझा करता है, मिजोरम सीमा साझा करता है, नागालैंड सीमा साझा, त्रिपुरा का लोकेशन कुछ इस तरीके से यहाँ पर फंसा हुआ स्टेट है, क्योंकि यहाँ मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ मेघालय है। तो सीमा साझाकरण त्रिपुरा की वजह से है, गलत हो गया। अब आइए देखिए, अरुणाचल प्रदेश दिया गया है, नागालैंड दिया गया, मणिपुर दिया गया, मिजोरम दिया गया। अरुणाचल प्रदेश दिया गया, असम दिया गया, असम भी नहीं होगा, यह भी इसमें कैंसिल हो गया। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पाए होंगे। इसमें मैपिंग से संबंधित चीज़ें पूछी गई हैं, इसको रट के कोई नहीं कर पाएगा। कितने राज्यों के नाम आप याद करोगे? मैपिंग का खेल है, इसलिए जैसे अब यहाँ आ गया है मैपिंग का प्रश्न है, तो आपने ज्योग्राफी का टॉपिक निकाला मैपिंग से संबंधित, आपने वहाँ उसको क्लियर कर लिया, इसके आसपास की बहुत सी चीज़ें आपने क्लियर कर ली। ऐसे भी करके तैयारियाँ किया जा सकता है कम समय में अधिक।
लेकिन हाँ, आपको हर प्रश्न पर इसको करना पड़ेगा जो आपको प्रश्न नहीं आते हैं, चाहे वो 10 हों या फिर 20 हों, आपको सब पे वर्क करना पड़ेगा, तब जाके एक समय बाद आपको चीज़ें सब एकदम पॉलिश फॉर्म में तैयार हो जाएंगी। इसीलिए कह रहे हैं दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलिए। कोई चीज़ यहाँ मिक्स वाले में छूटेगा तो वहाँ कवर हो जाएगा, कोई वहाँ छूटेगा तो यहाँ कवर हो जाएगा। और हाँ, अगर एक चीज़ भी आप इग्नोर करते हैं तो आपके पास समस्या हो सकती है, क्योंकि जो है जो मिक्स्ड क्वेश्चन नहीं लगाता है वह पेपर में इतनी गलतियाँ करता है, क्वेश्चन आते हुए प्रश्न प्रेशर में गलत हो जाते हैं। इसलिए मिक्स तो लगाना है, एक सब्जेक्ट कम पढ़ेंगे तो चल जाएगा काम, लेकिन मिक्स्ड आपको अवश्य लगाना है। आप इसकी इम्पोर्टेंस ऐसे समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ मालिक अल्मोड़ा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला? सेहान करोड़ातली का, माइकल ओंडजे, प्रदीप मैथ्यूज, उपरोक्त में से सभी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 2022 का बुकर पुरस्कार पूछा है, तो आपको बस इसी को समझना है कि बुकर पुरस्कार से संबंधित जो प्रकृति है वो मतलब कभी भी कोई बुकर पुरस्कार से संबंधित रिलेटेड न्यूज हो तो आपको ध्यान रखना है। इसमें सेहान करोड़ातली जी को मिला था उस समय, उपन्यास लिखी थी वो। जब भी आप बुकर पुरस्कार की न्यूज पर नज़र बनाए रखेंगे तो आप इस प्रश्न को बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, कभी भी करंट में आएगा तो करंट आपके लिए कठिन नहीं बनेगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। इसको आपको याद नहीं करना है, बस आपको बुकर पुरस्कार ध्यान में रखना है कि जब भी कोई नया बुकर पुरस्कार किसी को मिला हो तो आपको याद कर लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम था? 2022 का पूछा है, तो अभी रिलेवेंट तो होगा नहीं आपके लिए, फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि टेस्ला द्वारा कोई भी बड़ा काम किया जाता है वह इम्पोर्टेंट होता है। एलन मस्क की कंपनी है, एलन मस्क हमेशा चर्चा में रहते हैं, तो इसीलिए यह प्रश्न भी बना लिया जाता है करंट में। पेपर्स, ऑप्टिमस, एटलस, उपरोक्त में से उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जो है ऑप्टिमस। ऑप्टिमस नाम से उस समय रोबोट लॉन्च किया गया था। फिर करंट का ही प्रश्न है, इसको आपको याद नहीं करना है, बस आपकी प्रकृति को समझना है। एसोसिएशन बोर्ड ने किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2000 पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की थी? काफ़ी फेमस प्रश्न है। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने, उपरोक्त में से उपरोक्त में से कौन है? इस प्रश्न का राइट जवाब है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसू के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया था? दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, उपरोक्त में से उपरोक्त में से कोई? निहोंसू नाम से स्पष्ट है, होंसू निहोंसू GI टैग के लिए आवेदन किया था दूतावास ने। भारत में पहली बार किस दूतावास ने किया था? ये लेटेस्ट था इसलिए पूछ लिया गया था, लेकिन अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो याद रखना है, जापान ने ऐसा किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, क्योंकि पहला है तो पहला तो पेपर में कभी बना लिया जाता है, अगर किसी को याद है एग्जामिनर को जो पेपर सेट करते हैं, सॉरी एग्जामिनर नहीं, इसमें जो पेपर सेट करने वाले लोग रहते हैं वही कभी कभी बना लेते हैं अगर उनको पता रहता है। वैसे फंसाने के लिए क्वेश्चन रख दिया, उनका क्या जा रहा है, उनको तो बस क्वेश्चन बनाना रहता है। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? रविंद्र पाठक, बत्तख मियाँ, हामिद अंसारी, उपरोक्त में से उपरोक्त में से कौन है? तो बत्तख मियाँ ये कभी कभी राजनीतिक गलियारे में भी चर्चा का विषय रहते हैं, तो जितने भी एक्टिव लोग होंगे राजनीतिक न्यूज़ से वह भी इस प्रश्न को समझ बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, क्योंकि इनका नाम बिहार में अक्सर लिया जाता है बत्तख मियाँ का, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे थोड़ा बहुत आप लोग GS को अच्छा करने के लिए थोड़ा पॉलिटिकल भी हुआ करिए, कभी कभी किसी बड़े बड़े नेताओं का स्पीच सुना करिए, वो क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या वो सही बोल रहे हैं, क्या वो अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं, इससे चीज़ें आपको क्लियर होती हैं। निम्नलिखित में से किस देश के सेनेगल के साथ मिलकर COP 27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया था? स्पेन, इटली, जर्मनी, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो COP 27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया था। तो ऐसा करने वाला जो है स्पेन देश है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेनेगल के साथ में देखिए, सेनेगल भी एक देश है। आप लोगों के लिए नया लग रहा होगा सेनेगल नाम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुपरिचित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? सुंदरबन परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर, लायन प्रोजेक्ट, उपरोक्त में से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब है प्रोजेक्ट टाइगर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह प्रोजेक्ट टाइगर इसलिए आया था क्योंकि इंदिरा गांधी जी 1972 में एक IUCN सम्मेलन हुआ था, उसमें गए थे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ क्लाइमेट चेंज के लिए। तो वहाँ पर उन्होंने यह प्रण लिया था या अपना दृढ़ संकल्प किया था कि हम भारत में जाकर वन्यजीव से संबंधित चीज़ों को क्रियान्वित करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा किया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर को कोई जल्दबाजी में लायन प्रोजेक्ट मत मार देना। तिहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। यहाँ होना चाहिए था सभी, यहाँ होना चाहिए कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब है 21 वर्ष। चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होना चाहिए पंचायत में। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? उत्तर प्रदेश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यह वजन कम करने वाला उद्योग है। महाराष्ट्र चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कौन है? इस प्रश्न का राइट जवाब उपरोक्त में से एक से अधिक। तीनों कथन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी यही पूछ लेता है सर्वाधिक चीनी मिल कहाँ पे है? तो आपको महाराष्ट्र टिक करना, उत्तर प्रदेश नहीं टिक करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? PK मेहता समिति, अरुण गोयल समिति, किरीट पारिक समिति, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कौन है? इस प्रश्न का राइट जवाब है किरीट पारिक समिति। तो किरीट पारिक समिति ने यह सुझाव दिया था, गैस मूल्य निर्धारण की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, ये रिलेवेंट है तो करंट का प्रश्न, लेकिन ये 2026 में भी पेपर में आ सकता है, तो इसे आपको याद कर लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैंजिया से अलग हुए दक्षिण महाद्वीप को क्या कहते हैं? प्रशांत महासागर, लॉरेंसिया, गोंडवाना लैंड, उपरोक्त में से अधिक, उपरोक्त में से कौन? जब भी आप ज्योग्राफी को कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते हैं तो पैंजिया का जिक्र अवश्य होता है, इसलिए आपको घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट वाइज आपको ज्योग्राफी पढ़ते रहना है। तो गोंडवाना लैंड इस प्रश्न का राइट जवाब है। आप इसको घबराएंगे नहीं, आप यहाँ याद कर लीजिए, फिर कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे तो आप वहाँ दिमाग में सेट हो जाएंगे, आपको लोड नहीं लेना। एक गोंडवाना लैंड है, एक अंगारा लैंड होता है। देखिए पूरी पृथ्वी है, गोंडवाना लैंड के हिस्से कुछ इस प्रकार से टूट के अलग हुए, अंगारा लैंड के हिस्से कुछ इस प्रकार से टूट के अलग हुए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर इसमें से टूट के महाद्वीप भी बने हैं, समझ रहे हैं? फिर यहाँ से महाद्वीप भी अलग अलग हुए सब। ये सब चीज़ें डिटेल से बताई जाती हैं जब आप टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपको लोड नहीं लेना है, आपको अगर याद हो रहा है तो याद कर लीजिए, नहीं तो फिर टॉपिक वाइज पढ़ेंगे किसी कहीं पर भी। एक अभी भी अगर आप साथ ही साथ पढ़ रहे होंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएंगे। मान लीजिए आज नहीं क्लियर हो रही हैं, 4-5-6 लेक्चर बाद आपको क्लियर हो जाएंगे, फिर पेपर तो आपको लास्ट में ही देना है सब कुछ करके। भारत की सीमा अंतर्गत क्षेत्र तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैले हैं? 10 समुद्री मील लगभग 19.9 किलोमीटर, 16 समुद्री मील लगभग 25.9 किलोमीटर,
12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर। उपरोक्त में से अक्षर उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब है 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? दीर्घ तरंग, स्थल विकिरण द्वारा, लघु तरंग सौर विकिरण द्वारा, परावर्तित सौर विकिरण द्वारा, उपरोक्त में से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वातावरण गर्म होने की मुख्य घटना है दीर्घ तरंग स्थल विकिरण द्वारा। अब आपको यहाँ पर एक हम ट्विस्ट बता रहे हैं, ये 68वीं बीपीएससी का पेपर है। तो यही चीज टीआरई 3 में क्वेश्चन बनाया है पीआरटी में, और उस पर बहुत से बच्चों ने उल्टा पुल्टा लगाया, विवाद भी काफी हुआ। जरूरी है। टीआरई 3 के पहले आईएएस का एग्जाम हुआ था, इसी प्रकार का प्रश्न सौर ऊर्जा से सेम टू सेम लगभग मान सकते हैं उसमें पूछा गया था। तो आईएएस का प्रश्न यहाँ पूछा गया, उसके पहले बीपीएससी भी इसको पूछ चुकी है। तो आप देख रहे हैं 68वीं बीपीएससी में आया एक बार, फिर आईएएस भी यही, यूपीएससी भी यही प्रश्न पूछ रहा है आईएएस के पेपर में। तो फिर टीआरई 3 में भी एग्जाम्स में आ रहे हैं। तो कहाँ 1 2 3 जगह यही प्रश्न दौड़ रहा है। इसलिए आपको कह रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट पढ़िए प्लस साथ ही साथ मिक्स्ड लगाइए। तो आप देखिए, उसके बाद फिर पेपर सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हमारा तो सही हो रहा है। थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ आप मारेंगे पहले के अपेक्षा। आप करके तो देखिए, 1 महीने, 15 दिन, 2 महीने, आपको इम्प्रूवमेंट अवश्य होगा। और इधर उधर भटकेंगे तो उसका विशेष फायदा नहीं है। जहाँ भी पढ़िए अस्थायी होकर पढ़िए, विश्वास के साथ पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? डिब्रूगढ़, ढोलका, ईटानगर, उपरोक्त में से अक्षर उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब है, तो उस समय जो प्रधानमंत्री डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर में किए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना था? 100 में से 52, 100 में से 22, 100 में से 35, उपरोक्त में से 2 नहीं। तो 20-21 का पूछा है एसडीजी रिपोर्ट। तो नीति आयोग का एसडीजी रिपोर्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही आपको समझना है इसमें, क्योंकि ये पुराना प्रश्न है इसलिए हम इसको याद नहीं करेंगे, नया हम डाटा याद करेंगे। पहले यही इसमें सही था, 100 में से 52 अंक मिला था इसकी रिपोर्ट में बिहार राज्य को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, खेलो इंडिया क्रिकेट महिला टूर्नामेंट में खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तीरंदाजी, क्रिकेट, ट्रैक साइकिलिंग, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा, तो किसको शामिल किया गया है? ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह भी करंट का प्रश्न है इसलिए पूछ लिया गया था, इसको आपको याद नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया है? करीदाबाद, दरभंगा, दिलवरपुर दरभंगा, जमालपुर दरभंगा। तो करीदाबाद दरभंगा में बना था। यह भी करंट का प्रश्न है, फिर भी आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि किस स्थान पर बना था पहली बार पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे दरभंगा में बना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? पुन्नपुरा, वारलाल केलर, खेड़ा जिले में नाडियाद, गुजरात, पवनार महाराष्ट्र, उपरोक्त में से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट है पवनार महाराष्ट्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाँ इसमें सन भी आप याद रखेंगे, किस सन में, कभी कभी सन भी पूछ लिया था, तो 1940 आप याद रखेंगे। बिहार में कृषि आधारित उद्योग में से किस उद्योग का प्रभुत्व है?
गन्ना उद्योग, अनाज आधारित उद्योग, दारू उद्योग, उपरोक्त में से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिहार में कृषि आधारित उद्योग में से अनाज आधारित उद्योग है, इसका प्रभुत्व सर्वाधिक है। ऑप्शन 2 यहाँ सही ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अटक में अपनी पहली यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान के किस नदी से जुड़ती है? हेलमंद नदी, आमू दरिया, काबुल नदी, उपरोक्त में से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब है काबुल नदी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काबुल नदी अफगानिस्तान से होकर आती है तो सिंधु में आके ऐसे मिल जाती है। सिंधु नदी यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ अफगानिस्तान है। अगर आप लोकेशन पता है तो आप बहुत आसानी से इसको टिक कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित हैं? अमेजन बेसिन, सहारा, रेगिस्तान, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, उपरोक्त में से कौन है? बहुत आसान प्रश्न है, मैपिंग जिसने किया होगा एक ही बार में टिक कर देगा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें क्रम याद रखना है, आर्कटिक उत्तरी ध्रुव को और अंटार्कटिक जो है दक्षिणी ध्रुव को, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी है, इसको आर्कटिक वृत्त यहाँ से निकला है और यहाँ से अंटार्कटिका महाद्वीप बोला जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? आम्र वर्षा, फूलों वाली बौछार, काल वैसाखी, उपरोक्त में से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कर्नाटक में, अगर आपको पता है कर्नाटक में आम्र वर्षा होती है तो आप बहुत बेहतरीन से टिक कर लेंगे। नहीं पता है तो आप इसको याद रखेंगे क्योंकि अच्छा प्रश्न है। काल वैसाखी आता है तो पश्चिम बंगाल आप टिक करेंगे, इसको आप वहाँ लेके नहीं जाएंगे पंजाब में, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल, यह भी फेमस चीज़ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, सत्ता के हस्तांतरण के लिए, संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग ब्यूरो को काम करने के लिए। इस प्रश्न का राइट जवाब है उपरोक्त में से एक से अधिक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्षोभमंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब है सत्य कथन पूछा जा रहा है। देखिए, यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है, गलत बात है। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, यह भी गलत बात है। उपरोक्त में से एक से अधिक होगा नहीं। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, यह सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी ज्योग्राफी में जब आप वायुमंडलीय टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें एक बहुत डिटेल में बताया जाता है और बहुत आसानी से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में कार्य करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन है? बाबा रामचंद्र, झिंगुर सिंह, यदुनंदन शर्मा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब है बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र ने ऐसा किया था गिरमिटिया मजदूर के रूप में। एक बहुत अच्छा प्रश्न है। हिस्ट्री में पढ़ते समय, मॉडर्न हिस्ट्री में ये अच्छे से बताया जाता है। वहाँ पे कोई भी टीचर पढ़ाएगा अवश्य बताएगा। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आते हैं? DFC, CWG, AW, उपरोक्त में से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो CWG में आते हैं। और हाँ, एक चीज़ आपको यहाँ और बताना चाहेंगे कि जैसे किसी बुक में गिरमिटिया मजदूर के बारे में नहीं जिक्र किया रहता, लेकिन जब टीचर बताता है तो इसको अवश्य जिक्र कर देता है, जितनी फेमस घटना है। इसलिए टीचर से जुड़ के पढ़ने में यही फ़ायदा रहता है। बुक में शायद वो चीज़ें ना हो, लेकिन टीचर जो बता रहा है वो सब, उसका हर एक शब्द इम्पॉर्टेंट होता है टीचर का जो बताता है, खासकर नए बच्चों के लिए। जो पुराने बच्चे उनको याद रहता है तो उनको लगता है हमारे काम का नहीं, क्या बोल रहा है, तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है इस बात कि टीचर का हर शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कौन है? इस प्रश्न का राइट जवाब है धर्मपाल। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कहीं कहीं पर यही प्रश्न आ जाता है। 69,000 शिक्षक भर्ती यूपी में हुआ था, तो यही प्रश्न बना था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अब देखिए, यही बीपीएससी भी पूछा है इसी प्रश्न को 68वीं में, और ये 2019 में पेपर हुआ था। क्यों नहीं रिपीट हो रहा? घूम फिर के वही प्रश्न उन्हीं सब्जेक्टों से प्रश्न बनते हैं, इसलिए हमने शुरू में आपको आज थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है नए बच्चों के लिए। तो आप लोग बातों को हल्के में मत लीजिएगा, आपका ही फायदा है इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और हमारा थोड़ा मोटिवेशन बना रहेगा, आप लोग अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, कमेंट करेंगे। इस किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की थी? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हॉल्ट मैकेंजी, उपरोक्त में से उपरोक्त में से कौन है? तो महालवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी ने शुरू की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व में शामिल है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। किसका प्रतिनिधित्व शामिल है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, ठीक बात। नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, कहाँ सीधे चुने जाते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, दोनों बात ठीक है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक, इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? जमींदार, द कॉमरेड, अल हिलाल, उपरोक्त में से उपरोक्त में से कौन है? अल हिलाल पत्रिका, यही TRE 2.0 में भी यह प्रश्न बना था, आप लोग याद रखेंगे कि क्वेश्चन कैसे रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशियों में बहिष्कार किसके द्वारा अपनाया गया था? होम रूल आंदोलन, साइमन कमीशन के भारत आगमन, बंगाल विभाजन, उपरोक्त में से उपरोक्त में से कौन है? इस प्रश्न का राइट जवाब है बंगाल विभाजन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? बंकिम चंद्र मित्र, श्री कृष्ण सिंह, रामलाल शाह, उपरोक्त में से उपरोक्त में से कौन है? इस प्रश्न का राइट जवाब है श्री कृष्ण सिंह, बिहार के प्रथम CM भी थे। इन्होंने स्वराज दल की स्थापना की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सीमांकित करने के लिए गठित 2 सीमाओं का नेतृत्व किया था? यह बहुत आसान प्रश्न है, सभी को पता होगा, रेड क्लिफ। तो और सब पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सब पता नहीं, फालतू का दिया गया। तो सन आपको पता ही होगा, 1927 भारत पाकिस्तान को रेड क्लिफ महोदय ने ऐसे लाइन खींची। सबसे मुश्किल लाइन यहाँ खींची गई थी पंजाब में, पंजाब प्रांत में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और जो बातें हम बताना चाह रहे थे इस वीडियो में, आशा करते हैं जितने भी नए बच्चे होंगे सभी को समझ में आएगा, और सभी लोग अवश्य ही बातों को ध्यान में रखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।